नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसी लगी लास्ट कहानी? बंगाल से आई हुई कॉमेडी कहानी। मज़ा आया? खैर, तो जैसा हमने आपसे आखिरी एपिसोड में वायदा किया था, हम लेकर आए हैं हिंदुस्तानी रपंजल की कहानी, जो आई है खास आपसे मिलने राजस्थान के मारवाड़ से, ऊंट पे चल के। अब सुनने के बाद आप बताइएगा कि भाई कितनी रपंजल जैसी है, कितनी नहीं है, या फिर रपंजल इसके जैसी है। तो शुरू करें। तो एक बार की बात है, राजस्थान के मारवाड़ के गांव में रहता था एक किसान, जिसकी थी एक बहुत ही सुंदर सी बेटी। उसका नाम था सोनल। सोनल खूबसूरत तो थी ही, पर उसके साथ उसके थे सोने के बाल। और उसकी माँ इन सोने के बालों का बहुत ख्याल रखती। वो बाहर चाहे खेलने जाती, चाहे झील में नहाने, उसके पहले भी गिनती और उसके बाद भी गिनती। तो एक बार की बात है कि सोनल झील पे नहाने गई, और जब वापस आकर माँ ने बाल गिने तो पाया कि एक बाल कम था। फिर से गिने, पर गिनती वहीं की वहीं। इस बात पे सोनल की माँ को बहुत गुस्सा आया, और उन्होंने सोनल को बहुत बुरी तरह डांटा कि भाई ये कौन सी बचकानी हरकत है। तुमको मालूम है तुम कितना बड़ा नुकसान करके आ गई हो। अब तुम बच्ची नहीं हो, आज से बाहर जाना, खेलना, झील पे नहाना सब बंद। अब सोनल थी एक नर्म दिल की लड़की, और उसके दिल पर यह बात लग गई। उसे बहुत बुरा लगा कि इतनी छोटी सी बात के लिए माँ ने इतना डांटा, और उसने सोचा कि मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी और घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये सोचकर दुख से भरी सोनल बाई घर से बाहर निकली, और घर के बाहर ही जो चंदन का पेड़ लगा था उससे लिपटकर फूट फूट के रोने लग गई। और रोते रोते ही उसने बोला, चल रे ओ चंदन के पेड़, ऊंचा उग जा मेरे शेर। अब जैसे ही सोनल बाई का आंसू उस पेड़ पे गिरा, उसने ऊंचा उगना शुरू कर दिया, और वो लगातार आसमान की ओर उगता ही गया। अब जब कुछ समय में घर वालों ने देखा कि घर में सोनल बाई नहीं है, तो वो परेशान हो गए। उन्होंने हर जगह ढूंढा, पर सोनल नहीं मिली। तो बाहर जाके जब उन्होंने देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वो पेड़ ऊपर बढ़ता ही जा रहा था और सोनल उसकी एक टहनी पे बैठी हुई थी। ये सब देख के सोनल के घर वाले, उसकी सहेलियां बहुत बहुत दुखी हो गईं। सबने बहुत ही ज्यादा मिन्नतें की, गिड़गिड़ाए। माँ तो फूट फूट के रोने लगी और वहीं पे बेहोश हो गई। ये सब देख के सोनल की सहेलियां बोली, ढोल बाजे, नगाड़ा बाजे, साथ में सहेली सारी नाचे, नीचे आजा सोनल बाई, नीचे आजा हम ये गाएं। पर आज सोनल नहीं मानने वाली थी, ना ढोल नगाड़े सुन के, ना किसी के नाचने से। तो ये सुन के बोला उसने, चल रे ओ चंदन के पेड़, ऊंचा उग जा मेरे शेर। और चंदन का पेड़ और ऊंचा उगने लग गया। इतना सब देख के जब माँ को होश आया, तो उन्होंने देखा कि आकाश में उनकी बेटी एक गुड़िया जैसी दिख रही है। तो उन्होंने भी गुहार लगाई कि भाई ढोल बाजे, नगाड़ा बाजे, साथ में तेरी माँ भी नाचे, नीचे आजा सोनल बाई, नीचे आजा हम ये गाएं। पर ये सुन के भी सोनल बाई का दिल नहीं पसीजा। चोट बहुत गहरी लग गई थी, और उसने तुनक के बोला, चल रहे हो चंदन के पेड़, ऊंचा उग जा मेरे शेर। अब ऊपर जाते जाते सोनल इतनी छोटी दिखने लगी जैसे कि चिरमी का फूल, जो कि राजस्थान के रेगिस्तान में पाया जाता है। तो मनाने की सबने कोशिश की, माँ, बापू, बाकी रिश्तेदार, सहेलियां, पर सोनल का दिल नहीं पसीजा। अब यही सब नाटक देख रहा था सोनल का बहुत ही छोटा सा भतीजा,
तो उसने भी सबको नकल करना शुरू कर दिया। ढोल बाजे नगाड़ा बाजे, साथ में चंदा सूरज नाचे, नीचे आजा सोनल बाई नीचे आजा हम ये गाएं। अब छोटे से बच्चे को ताली बजा के ठुमक ठुमक के नाचते हुए गाते हुए देख के सोनल का दिल पसीज गया और उसने तुरंत बोला, झुक जाओ चंदन के पेड़ नीचे झुक जा मेरे शेर। और ये सुनते ही चंदन का पेड़ नीचे झुका। जैसे ही सोनल नीचे आई तो माँ गिड़गिड़ाई, बाप ने पैर पकड़े, मगर ऐसा लगा जैसे इन सब चीजों से सोनल मुक्त हो चुकी थी। उसे तो बस एक ही चीज की परवाह थी, वो था उसका छोटा सा प्यारा सा भतीजा जो अभी भी ठुमक ठुमक के नाच नाच के वही बोल गा रहा था। तो उसने तुरंत अपने भतीजे को गोद में लिया और चंदन के पेड़ से बोली, चल रहे हो चंदन के पेड़ ऊंचा उग जा मेरे शेर। और पलक झपकते ही चंदन का पेड़ बादलों को पार करके ऊंचा आकाश में उग गया। अब सोनल वहीं बादलों के ऊपर कहीं रहने लग गई। रोज उसकी जेठानी सुबह सुबह सोने के बर्तनों में बड़ा सारा चूरमा और पानी लेके आती। सोनल रोज नीचे आती, तुरंत चूरमा और पानी उठाती और फिर वापस बादलों के ऊपर चली जाती। वहां पर पहले अपने भतीजे को प्यार से चूरमा खिलाती और फिर खुद भी खाती। इसी तरह समय धीरे धीरे बीतता गया और एक दिन एक राजकंवर का काफिला आके उस पेड़ के नीचे रुका। वो रास्ता भटक गए थे शायद। अब ऊपर से ही सोनल ने उनके मुरझाए भूखे प्यासे चेहरे देखे और प्यारी सोनल का दिल पसीज गया। उसने वहीं ऊपर से ही थोड़ा सा चूरमा गिराया और नीचे आते 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 वो बहुत ही ज्यादा चूरमा बन गया, जिसमें सब सैनिकों ने और राजकंवर ने खा भी लिया, फिर भी वो बच गया। फिर सोनल बाई ने पानी की 2 बूंदें गिराई और नीचे पहुंचते पहुंचते वो तालाब में बदल गईं। सब ने मन भर के पानी पिया और उसके बाद सबको लगा कि भाई ये जादू हो कैसे रहा है। राजकंवर ने सबको आदेश दिया कि भाई जल्दी से ढूंढो कि ये कौन है जिसने ये जादू किया और हमारी मदद की। सब के सब सैनिक पेड़ पे चढ़ गए और बहुत कोशिश के बाद भी वो कुछ ढूंढ नहीं पाए। आखिर में राजकंवर ने कहा कि चलो अब मैं ही ढूंढता हूं। वो पेड़ पे चढ़ा और बहुत ही शिद्दत से मेहनत से एक एक टहनी पत्ता हटा के सब कुछ ढूंढने लगा। बहुत ऊंचा चढ़ता गया चढ़ता गया चढ़ता गया तो देखा उसने कि 2 पत्तों से भरी टहनी के पीछे एक सुनहरे बालों वाली लड़की बैठी है जिसके हाथ में एक बच्चा है। उसे देखते ही वो बिल्कुल अवाक रह गया। अब भाई सोने के बालों वाली लड़की पहले थोड़ी देखी थी ऐसे ऊंचे से चंदन के पेड़ पर चढ़ी हुई। तो उसने उससे पूछा कि देवी तुम कौन हो? कोई परी हो, इंद्र की अप्सरा हो या फिर कोई डाकिनी या राक्षसी हो? ये सुन के सोनल बाई बोली, ना मैं इंद्र की अप्सरा, ना मैं कोई परी, ना मैं कोई डाकन ठहरी, ना मैं राक्षसी। मैं तो इस माटी की बेटी माँ से रूठ के यहाँ पे बैठी, साथ में मेरा प्यारा भतीजा रोज खाए चूरमा बिन रोटी। अब राजकंवर इतनी मीठी आवाज सुन के सोनल बाई की खूबसूरती, उसके सोने के बाल देखकर वहीं पर अपना दिल खो बैठा और उसने उसे कहा कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा और जो ना चली साथ तो ना कहीं जाऊंगा और बिन खाई पिए यहीं मर जाऊंगा। ये सुन के सोनल थोड़ा शर्माई और फिर उसने अपनी बात बताई कि मेरा भतीजा बड़ा ही प्यारा, साथ में रहता मेरा दुलारा, जो इसको भी साथ में लाऊं तो तेरी रानी बन जाऊं। तो राजकुमार को क्या मुश्किल थी, उसने कहा भाई ठीक है। और इतना सुनते ही जल्दी से सोनल बाई ने पेड़ को नीचे आने को कहा, चंदन के पेड़ के हाथ जोड़े, आशीर्वाद लिए और जाकर रथ में बैठ गई।
अब राजकंवर का काफिला चला, पर राजकंवर का जो राज था वो था बहुत ही दूर, और चलते 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 सोनल बाई के भतीजे को लगी प्यास। तो उसने बुआ को कहा कि भाई मेरे को पानी पिलाओ। अब जैसे ही एक झील आई तो बुआ ने अपनी सेविकाओं को कहा कि भाई जाके पानी लेके आओ। तो ये सुन के सारी सेविकाएं एक ही सुर में बोली, मेरी रानी बड़ी सयानी, जो पी ले इस झील का पानी बन जाएगा बड़ा सा कौआ, पर तू बोले तो लाएं पानी। तो ये सुन के सोनल बाई को लगा कि भाई ये तो पानी नहीं, ये तो जहर हुआ। और ये सुन के कारवां आगे बढ़ा। अब फिर से एक झील आई और फिर से रानी ने कहा कि भाई जल्दी से पानी लेके आओ। और सुन के सेविकाएं फिर से बोली, मेरी रानी बड़ी सयानी, जो पी ले इस झील का पानी बन जाएगा बड़ा सा कुत्ता, पर तू बोले तो लाएं पानी। अब बात यहां भी नहीं बनी तो काफिला फिर आगे निकला और धीरे धीरे भतीजे की हालत खराब होने लगी। उसकी आंखें ऊपर चढ़ने लगीं और वो बेहोश होने लग गया। ये देख के तुरंत ही राजकंवर ने घोड़े और तेज दौड़ा दिए, और जैसे ही एक झील पे पहुंचे तो तुरंत लगभग चिल्लाते हुए सोनल बाई ने कहा कि भाई जाओ जल्दी से जाके पानी लाओ। ये सुन के दासियां लगभग उसी सुर में उसी चिंता से बोली कि मेरी रानी बड़ी सयानी, जो पीले इस झील का पानी बन जाएगा बड़ा सा मोर, पर तू बोले तो लाएं पानी। अब ये सुन के इस बार सोनल बाई ने सोचा कि भाई मोर तो मोर ही सही, कम से कम जीवित तो रहेगा, क्योंकि भतीजे की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। जैसे ही सोनल बाई ने भतीजे को पानी पिलाया, भतीजा एक सुंदर सजीले मोर में बदल गया। ये देखते ही सोनल बाई बहुत बुरे तरीके से उस मोर से लिपट के रोई। जब भतीजे ने देखा कि मेरी बुआ रो रही है तो वो भी बहुत बुरे तरीके से रोया। और कुछ समय में राजकंवर बोला कि भाई अब चलें, काफिला काफी देर से यहाँ रुका हुआ है। और सोनल बाई पड़ गई असमंजस में, क्योंकि ना वो अपने भतीजे को, जो कि एक मोर बन चुका था, वहां पे छोड़ के जा सकती थी, और ना ही साथ में लेके जा सकती थी, और ना ही राजकंवर को छोड़ सकती थी। तो उसने कहा ठीक है, मैं चलूंगी आपके साथ, पर मुझे एक वायदा दो कि मैं हर दिन अपने भतीजे से मिलने यहीं इसी झील पे आऊंगी। राजकुमार ने वायदा दे दिया और काफिला चल पड़ा। काफिले के पीछे वो मोर भी भागने लगा, उड़ने लगा, गिरने लगा, और ये देख के जो आंसुओं की धारा सोनल बाई की छूटी, वो उसकी बेहोशी के साथ ही बंद हुई। पर अब ये रोज का काम हो गया। अब हर दिन सोनल बाई साथ में चूरमा और गंगा जल लेकर उसी झील के पास जाती, बड़े प्यार से बुलाती, आजा प्यारे भतीजे आजा, तेरी बुआ बजाए बाजा, आजा मिलने की बारी आई, चूरमा पानी साथ में लाई। ये सुनते ही मोर में बदला हुआ सोनल का भतीजा आता, अपनी बुआ के गोद में सिर रखता, चूरमा खाता, पानी पीता, खुश होके इठला के पंख फैला के नाचने लगता। वो जी भर के बातें करते और फिर सोनल वापस महल चली जाती। इसी बीच महल में राजकुमार सोनल पर इतना ज्यादा मंत्रमुग्ध हो गया था कि वो भूल ही गया कि उससे बड़ी रानी भी महल में थी, जिसके मन में हर दिन सोनल के खिलाफ जहर बनता जाता था और बढ़ता ही जाता था। जब से ये सोने के बालों वाली लड़की आई है, राजकुमार मेरे कमरे में आना तो दूर, मुझे देखते तक नहीं है। इससे तो मैं बदला लेके रहूंगी। और बदले से भरी रानी ने एक दिन साजिश बना के सोनल बाई से पूछा, मेरी प्यारी सोनल बहना, रोज तुम इतना काम हो करती, मिलवाओ कभी अपने प्यारे से, या फिर तुम हो मुझसे डरती। तो इस तरीके से बड़ी रानी ने सोनल के भतीजे से मिलने की चाह प्रकट की। अब सोनल बाई ठहरी भोली लड़की, तो उसे लगा कि भाई ये सही में मेरे भतीजे से मिलना चाहती है। तो उसने कहा, भाई मेरा भतीजा, आपका भतीजा
और ये बोल के उसने सारी विधि बताई वो कैसे जाके वहां आवाज लगाती है और कैसे उस नीम के पेड़ के नीचे अपने प्यारे भतीजे से मिलती है। ये सब सोच के समझ के याद करके अगले दिन बड़ी रानी झील के पास पहुंची और उसने आवाज लगाई, आजा प्यारे भतीजे आजा, तेरी बुआ बजाए बाजा, आजा मिलने की बारी आई, चुरमा पानी साथ में लाई। अब भतीजा तो था ही भोला और नादान, उसको लगा कि भाई उसकी बुआ ने ही किसी को भेजा होगा, तो वो इठलाता हुआ आया और आकर चूरमा मजे से खाने लगा। इतने में ही बड़ी रानी ने उस मोर की गर्दन दबोची और झटके से मरोड़ दी। मोर निढाल गिर गया। अगले दिन जब सोनल बाई अपने भतीजे से मिलने आई तो कुछ ऐसे आई जैसे जाने कितने अरसे से ना मिली हो। आज तक ऐसा दिन नहीं गुजरा था जब वो अपने भतीजे के बिन रही हो, और आके उसने आवाज लगाई तो कोई नहीं आया। उल्टा कुछ मोर आसपास आकर बैठने लग गए और रोने लग गए। अब सोनल भाई को ये बहुत अजीब लगा। उसने पूरे जंगल में हर एक पेड़ को ढूंढना शुरू कर दिया। बावली की तरह इधर उधर घूमने लगी और आखिरकार एक पेड़ के नीचे उसे उस मोर का शरीर मिला। सोनल भाई को बहुत बुरा धक्का लगा। वो अंदर से ही बुरी तरह टूट गई और फूट फूट के रोने लगी। सदमा इतना गहरा लगा कि सोनल बाई वहां से फिर कभी उठ नहीं पाई और अपने भतीजे के शरीर के साथ ही वहीं ढेर हो गई। ये सब देख के मोर और बुरी तरीके से रोए। बादल रोए, बारिश रोई, हवा छोड़ो पूरा जंगल रोया। कुछ समय में वहां जो झील थी वो इस गम के अंदर ही सूख गई। जो पेड़ थे वो सब के सब मुरझा गए। जहां सोनल बाई और उसके भतीजे की मौत हुई वहां पर आज 2 चंदन के पेड़ हैं, और आज भी दुख में डूबे हुए मोर बस सोनल को और उनके भतीजे को ही आवाज लगा रहे हैं। तो आपको किसी मोर की आवाज सुनाई दे तो ध्यान से सुनिएगा, कहीं उसमें सोनल और उसके भतीजे की पुकार जरूर सुनाई देगी आपको। तो कैसी लगी आपको कहानी? हाँ, थोड़ी भारी हो गई ना आखिर में, पर ठीक है, हर कहानी का स्वाद अलग है। तो इस कहानी के लिए हम दिल से शुक्रिया कहना चाहते हैं विजयदान देथा जी का, जिन्होंने लिखी किताब टाइमलेस टेल्स फ्रॉम मारवाड़। थैंक यू विजयदान जी, और थैंक यू आप सब लोगों को इतने ध्यान से सुनने के लिए। प्लीज़ बताइए कि कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिए। तो अगली बार मैं आपको सुनाऊंगा सुदूर दक्षिण भारत तमिलनाडु से आई एक कहानी। तब तक के लिए शुक्रवार का इंतज़ार कीजिए। आप सुन रहे थे कल की कहानियाँ और मैं हूँ अष्टम नीलकंठ।